अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना पहला लेक्चर देखेंगे जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब है। रावलपिंडी बोर्ड, गुजरावाला बोर्ड, फैसलाबाद, लाहौर और पंजाब की जो बाकी बोर्ड्स हैं जिनमें इस्तेमाल होती है, ये जो स्टूडेंट्स इन बोर्ड्स में पढ़ते हैं उस किताब को पढ़ते हैं। वो जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है उसका आज हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर हम अपने लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करेंगे। देखिए जी, आपकी इस बुक में 16 चैप्टर है, टोटल 16 चैप्टर्स हैं। अगर हम इन 16 चैप्टर्स के मेन हेड्स बनाएं, यानी अगर हम इनको डिवाइड करना चाहें, तो ये 16 चैप्टर्स जो है वो 4 से 5 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। आपकी बुक के जो पहले 6 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक, इन सब चैप्टर्स का जो 6 चैप्टर्स का जो एक मेन हेड बनता है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी ये 6 चैप्टर जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिलेवेंट है। इसमें आप पीरियोडिक टेबल क्या है, पहला चैप्टर आपका है उसमें इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी पढ़ते हैं। फिर दूसरे में आप एस एंड पी ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपके जो अगले चैप्टर्स हैं तीसरा, चौथा और पांचवा, उनमें आप पी ब्लॉक को पढ़ते हैं। छठे चैप्टर में आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स 7वें से लेकर 13वें तक जो आपके चैप्टर्स हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेके आते हैं। पहला चैप्टर 7वां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है। फिर हाइड्रोकार्बन्स, अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, अल्काइल हैलाइड्स, तो हम इनको डिटेल में देखते हैं कि इनका नॉमेनक्लेचर, इनके सोर्सेज, इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और कहीं कहीं पर यूजेस जो दिए होते हैं उनको। चैप्टर नंबर 14 जो है ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स, इसको आपकी बुक ने नाम दिया हुआ है और ये थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री के रेलेवेंट है। इसमें हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, पॉलीमराइजेशन किस तरह की जाती है, और फिर उसके बाद हम बायोकेमिस्ट्री में जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स के बारे में, लिपिड्स के बारे में बात करते हैं। तो ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स और इसमें फिर कुछ पोर्शन एंड में बायोकेमिस्ट्री का। चैप्टर नंबर 15 आपकी बुक में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है क्या ये बताया गया। फिर उसके बाद आपके सिलेबस में 3 इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। आप फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पढ़ेंगे, सीमेंट इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री के बारे में, कि पेपर कैसे बनाया जाता है, सीमेंट कैसे बनाया जाता है, वो सारे प्रोसेसेस और उनमें कौन कौन से रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं, कहाँ से लिए जाते हैं और उनके जो रिएक्शन हो रहे होते हैं, उन सबको देखेंगे। एंड पे आपके पास है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो एनवायरमेंट क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके बाद हमारी हरकतों की वजह से मतलब हम एनवायरनमेंट को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। फिर इसमें आप पोल्यूशन के बारे में देखेंगे और एंड पे फिर हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन या हाउ टू ओवरकम पोल्यूशन, वो आप सब इसमें देखेंगे। तो हम अपनी जो सीरीज है वो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा है पहला चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसको हमारी बुक ने नाम दिया हुआ है प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। तो हम पहला चैप्टर हम आज देखेंगे और उसका हमने आज पहला लेक्चर देखना है। तो चैप्टर नंबर 1 है जी हमारा, और वो क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। ये हमारी बुक का पहला चैप्टर है, इसको हम देखेंगे। इस चैप्टर में थोड़ा बहुत आपने इस चैप्टर को मैं रिलेट करूँ, अगर आपने पहले पढ़ा है तो जो 9th क्लास का तीसरा चैप्टर है वहां पर आपने जो कुछ पढ़ा वही चीजें यहाँ पर कुछ कम डिटेल, कुछ ज्यादा डिटेल के साथ, वहां पर आपने कम डिटेल में पढ़ा, यहाँ पर कुछ ज्यादा डिटेल के साथ आप पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले इस चैप्टर में इसका इंट्रोडक्शन है। तो आपको नाम बता रहा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। तो जहां पर ये चीज आती है तो वहां पर सबसे पहले जो बात की जाती है वो पीरियोडिक टेबल के बारे में की जाती है, यानी क्लासिफिकेशन और उसके बाद पीरियोडिसिटी, जो प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम लोग, वो किस तरह हम करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो बेसिक रोल होता है, ये जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं, जो हमें बेस प्रोवाइड कर रहा होता है या बेसिक फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड कर रहा होता है टू स्टडी द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। तो पीरियोडिक टेबल क्या है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। वो आपके जहन में 9th क्लास में लाते हुए किस तरह का हम टेबल बनाते होते हैं, ठीक है। वो टेबल तो उसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ते होते हैं। तो हम कहते हैं कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, systematic arrangement
ऑफ एलिमेंट्स इन सच ए वे कि हम इनकी प्रॉपर्टीज को आपस में कोरिलेट करें। ठीक है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट इन ऑर्डर टू कोरिलेट द प्रॉपर्टीज जो है इसे हम नाम देते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। और इसकी बेस के ऊपर हमारे पास एक टेबल बनता है दैट इज नोन एज पीरियोडिक टेबल। तो हम जैसे यू कह देंगे दैट टेबल प्रेजेंटिंग द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स हैविंग कोरिलेटेड एलिमेंट्स हैविंग द एलिमेंट्स विद related properties grouped together in a same group or a class। ठीक है, तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स जब हम करते हैं इस काम के लिए इन ऑर्डर टू कोरिलेट द प्रॉपर्टीज, तो उस वक्त हमारे पास क्या बनता है, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। और इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के नतीजे में हमारे पास जो टेबल बनता है दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in order to correlate the properties of element, systematic arrangement of elements in order to correlate the properties is called periodic classification, and the table resulting from this classification is called periodic table। ठीक है जी, और एक और डेफिनेशन भी हम कर सकते हैं, the arrangement of elements in increasing the ascending order of the atomic number in such a way that elements with similar properties are grouped together is called periodic table। यानी एक ऐसा टेबल जिसमें हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में एलिमेंट्स को अरेंज करें और इस तरीके से वो अरेंजमेंट हो कि एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट एक ही जगह पे आ जाए, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। तो ये दो डेफिनेशन थी पीरियोडिक टेबल की, उनको हम देख लेंगे। नेक्स्ट अब हम हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक टेबल है क्या, या जो आज हमारे पास पीरियोडिक टेबल है ये कोई एक दिन में नहीं बना, बहुत लोगों ने इसके ऊपर काम किया है एक सिस्टमैटिक वे में, और उसके बाद जाके एंड पे फिर हमारे पास आया। तो हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में जिन लोगों ने अपना रोल प्ले किया है, जो साइंटिस्ट थे, जो केमिस्ट थे, उनकी बात करेंगे तो हिस्ट्री ऑफ, इसको मैं कहूँगा कि हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, की हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे अल-राजी, उनका नाम आता है, जिन्होंने लेकिन जो पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे, उनका नाम है अल-राजी। उन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस के ऊपर अपने टाइम पे मौजूद जो एलिमेंट्स थे उन्हें मेटल्स और नॉन मेटल्स में कन्वर्ट में डिवाइड किया था। यानी जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पे पाए जाते थे, इन्होंने उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था और उन्होंने दो ग्रुप्स में मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड कर दिया था। तो ये सबसे पहली क्लासिफिकेशन थी ऑफ द एलिमेंट्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं डोबनियर, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने लॉ ऑफ ट्राइएड्स दिया था। ये क्या था जी, डोबनियर कहते हैं अगर हम एलिमेंट्स को के पेयर्स बनाएं, अगर हम एलिमेंट्स के ग्रुप बनाएं, तीन तीन एलिमेंट का एक सेट या ग्रुप बनाएं, तो जो पहले और आखिरी वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास है, अगर उसका मीन निकालोगे तो दरमियान वाले का एटॉमिक मास है। यानी उसने तीन तीन एलिमेंट्स के इस तरह से सेट बनाए थे जिसको वो ट्राइएड का नाम देते हैं, और कहते हैं कि इस तरह उसने तीन तीन एलिमेंट्स के सेट बनाए थे जिसे वो किसका नाम देते हैं, एक उसने कह दिया कि ट्राइएड है। ठीक है, अब वो कहता क्या है, कहता है कि जो ये दरमियान वाला एलिमेंट है इसका जो एटॉमिक मास है वो इन दोनों एलिमेंट्स के मीन या एवरेज की इक्वल होगा। कैसे, अगर इसका मास 7 है और इसका 39 है, हम कहते हैं इसका मास x है, तो वो कहते हैं x will be equal to 7 plus 39 divided by 2। तो यहाँ आ जाएगा x is equal to 46 by 2, तो x is 23, यानी इसका जो एटॉमिक मास होगा वो 23 होगा। तो ये लॉ ऑफ ट्राइएड्स।
रिजेक्ट हो गया क्योंकि उस टाइम पे जो एलिमेंट्स थे एक तो उनकी तादाद कम थी, फिर जब ज्यादा एलिमेंट्स हुए तो ये फिर वैलिड नहीं रहा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एक साइंटिस्ट थे जी न्यूटन, उन्होंने दिया था, इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में इंक्रीजिंग अरेंज किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। और जब इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के एलिमेंट्स को अरेंज किया तो ये कहते हैं जी हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो पहले वाले से मिलेंगी। तो देखते हैं जी एग्जांपल, कहते हैं जी लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इधर आ गया सोडियम। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, इस 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो जो 8वां एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, पहले वाले से मिल रही है। ठीक है, तो ये कहता है अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास अरेंज करें तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले वाले के साथ मिलेंगी। अब इसी तरह बेरिलियम के बाद इधर अगर हम देंगे तो मैग्नीशियम है, इधर एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है जी, अगर हम एक और सीरीज में जाए तो उसके बाद फिर ये फ्लक्चुएशन करना शुरू कर देगा, फिर ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही होगी। तो ये लिमिटेड एलिमेंट्स के ऊपर ये कांसेप्ट अप्लाई होता था, इसलिए फिर इसको भी रिजेक्ट किया। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आते हैं जी उनका नाम है मेंडलीव। ठीक है, और उसको हम नाम देते हैं मेंडलीव्स थ्योरम। मेंडलीव एक रशियन केमिस्ट थे और इन्होंने पहला रेगुलर पीरियोडिक टेबल दिया था जो एक लॉ के ऊपर बेस्ड करता था, जिसे हम कहते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। जो एक लॉ के ऊपर बेस करता था जिसे हम कहते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो है वो ये कहता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करती हैं। और इस लॉ के बेस के ऊपर मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल बनाया था जिसमें उसने एलिमेंट एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स को ग्रुप्स में रखा था। उसने दो हॉरिजॉन्टल रोज बनाई थी और वर्टिकल कॉलम्स बनाए थे। और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज थी उन्हें हम पीरियड्स का नाम देते थे और जो वर्टिकल कॉलम्स थे उन्हें हम ग्रुप्स का नाम देते थे। यानी ग्रुप्स और पीरियड्स बनाए थे, एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स को उसने एक ही ग्रुप में रखा था। ये उसका जो है वो एक जैसे ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम रखी थी। ये पहला सिस्टमैटिक प्रोडक्ट टेबल था जो मेंडलीव ने बनाया था। किस बेस के ऊपर, एक लॉ की बेस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड मेंडलीव प्रोडक्ट लॉ। इस अपने प्रोडक्ट लॉ में प्रोडक्ट लॉ की बेस के ऊपर जो प्रोडक्ट टेबल बनाया था उसमें हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स बनाए थे। हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स का नाम दिया था, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स का नाम दिया था। अब जब इसने ये काम कर लिया तो इसके प्रोडक्ट टेबल में कुछ खामियां थी। सबसे पहली खामी ये थी कि उस टाइम पे बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए, तो ही लेफ्ट सम एम्प्टी स्पेसेस। ठीक है, जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे इसने एम्प्टी स्पेसेस उनके लिए छोड़ दी थी और उनके एटॉमिक मासेस और प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट किया था, पहली बात। और फॉर एग्जांपल अच्छा जी, जर्मेनियम की इसने प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट की थी तो इसने उन एलिमेंट्स के लिए खाली जगह छोड़ी। इसने कहा जी यहाँ पर एक एलिमेंट डिस्कवर होगा, उसकी ये प्रॉपर्टीज होगी, वो यहाँ पर आके फिट होगा। सबसे पहले इसकी प्रोडक्ट टेबल की खामी। फिर दूसरी जी, जब तक मेंडलीव ये काम कर रहा था तो उस टाइम तक एटॉमिक मास को हम फंडामेंटल प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे। लेकिन आपने वो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में 5वां चैप्टर जो पिंडी बोर्ड की बुक है वो पढ़ते हुए एक टॉपिक पढ़ा है एक्स रेज। और एक्स रेज में पढ़ते हुए आपने कहा था जी कि मोज़ले ने एक्स रेज के ऊपर काम किया था। फिर उसने वहां पर हम पढ़ते हैं टर्म डिफाइन की थी, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर।
तो एटॉमिक नंबर के बाद जो है ना फिर इस प्रोडक्ट टेबल को अमेंड किया गया और फिर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स की गई और हमारे पास एक नया प्रोडक्ट टेबल आया दैट इज कॉल्ड मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। तो वो क्या इंप्रूवमेंट्स की गई थी, मैं जरा इसको इरेज करके लिखूंगा। तो अभी तक हमने जो देखा वो क्या है, सबसे पहले हमने प्रोडक्ट टेबल की डेफिनेशन देखी, फिर हमने इसकी हिस्ट्री देखी कि प्रोडक्ट टेबल जो आज हमारे पास है वो कैसे है। तो सबसे पहले एडवाइजर थे जिन्होंने अपने टाइम पे मौजूद एलिमेंट्स को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर मेटल्स और नॉन मेटल्स में कन्वर्ट किया। फिर डॉर्नियर थे जर्मन केमिस्ट, उन्होंने लॉ ऑफ ट्राइएड्स दिया था। उन्होंने एलिमेंट्स के सेट बनाए थे, तीन एलिमेंट्स के सेट बनाए थे जिसे वो ट्राइएड कहते थे। वो कहते थे कि जो पहला और आखिरी एलिमेंट है सेट का, इसके एटॉमिक मास का अगर आप मीन निकालेंगे तो दरमियान वाले का एटॉमिक मास आएगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ट्राइएड। फिर एक इंग्लिश केमिस्ट थे न्यूलैंड, उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेट्स दिया था। वो कहते हैं अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का एलिमेंट्स को अरेंज करें तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो पहले वाले से मिल रही होंगी। उसके बाद पहले रेगुलर प्रोडक्ट टेबल बेस्ड अपॉन लॉ दैट इज कॉल्ड मेंडलीव प्रोडक्ट लॉ जो है वो मेंडलीव ने दिया था। और मेंडलीव प्रोडक्ट लॉ क्या है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। अब इसके प्रोडक्ट टेबल में वर्टिकल कॉलम्स थे जिन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज थी जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। वर्टिकल कॉलम्स में वर्टिकल कॉलम में जो ग्रुप में एलिमेंट्स आते थे उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती थी। अब इसके प्रोडक्ट टेबल में सबसे पहला इशू ये था कि इसके प्रोडक्ट टेबल में बहुत सारी खाली जगह थी जिसमें एलिमेंट्स डिस्कवर भी हुए थे, तो उसने उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट की थी। दूसरा इसके प्रोडक्ट टेबल की जो खामी थी वो ये थी इसने एटॉमिक मास को फंडामेंटल प्रॉपर्टी के तौर पे यूज किया था। अगर हम प्रोडक्ट टेबल को देखें स्टूडेंट्स, आपकी बुक के एंड पे एक बड़ा सा प्रोडक्ट टेबल बना हुआ है, वहां पर अगर हम देखें तो एटॉमिक मास जो है ना वो प्रोडक्ट टेबल में रेगुलरली इंक्रीज नहीं हो रहा होता। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इसका एटॉमिक मास है 1 और उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट है वो हीलियम, उसका मास है 4, 3 का डिफरेंस है। फिर आगे लिथियम में आएंगे तो वो 7 है। फिर आप जब आगे ग्रेडियंट पे जाते हैं तो 9, तो अब रेगुलर इंक्रीज नहीं कर रहा, ठीक है, आर्बिट्रेरी इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए एटॉमिक मास जो है इसमें फ्लक्चुएशन होता है, इसलिए हम इसको फंडामेंटल प्रॉपर्टी के तौर पे यूज नहीं कर सकते। एक और जो इशू था जो मेंडलीव के प्रोडक्ट टेबल में था, इसने अच्छा ये मैं इधर इसके डिफेक्ट्स भी हैं और इसके मॉडर्न मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल के ये डिफेक्ट्स भी हैं और इंप्रूवमेंट्स भी ये बातें हैं। वो ये था कि हाँ इसने जो नोबल गैसेस हैं जिनकी प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट से नहीं मिलती, उनके लिए कोई सेपरेट ग्रुप नहीं बनाया था, ठीक है, उन्हें प्रोडक्ट टेबल में कोई एक्स्ट्रा स्टेटस नहीं दिया क्योंकि बाकी एलिमेंट्स के साथ ही रखा। हालांकि नोबल गैसेस जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज बाकी किसी भी क्लास से नहीं मिलती बिकॉज़ दे आर नॉट रिएक्टिव, इनके बैलेंस शेयर कंप्लीट होते हैं। और एक और जो इसके प्रोडक्ट टेबल में खामी थी वो ये थी कि इसने जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है इसको बेरिलियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो एलिमेंट्स हैं इनके साथ एक ही ग्रुप बना दिया। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरिलियम इनके साथ एक ही ग्रुप बना दिया। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करें तो इनकी प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का फर्क है। तो जब इसने इनको एक जगह इकट्ठे किया तो इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी नहीं थी। अगर आप मॉडर्न क्लासिफिकेशन देखते हैं तो ये ग्रुप 2B ऑफ द प्रोडक्ट टेबल बनता है, ये ग्रुप 2A ऑफ द प्रोडक्ट टेबल बनता है, ठीक है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का फर्क है। इसने उनको एक ही जगह के ऊपर इकट्ठा कर दिया। तो ये इसके ड्रॉबैक्स थे और यही चीजों को ओवरकम करके हमने मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल बनाया। तो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल जो मोस्टली ने बनाया वो क्या है, जरूर उसको देखते हैं। हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये भी एक लॉ के ऊपर बेस करता है दैट इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मेंडलीव ने कहा था पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तो उसने एटॉमिक मास को एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी यूज किया था।
अब मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में हम एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी के तौर पे यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात कि हमारे पास जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है, इट इज बेस्ड अपॉन द मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ दैट स्टेट्स दैट the physical and chemical properties of the element are product function of their atomic number। अगर मैं प्रोडक्ट टेबल का रफ सा स्केच ड्रॉ करूं, ठीक है, तो हमारा जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है जी, इसमें कुछ इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो 7 हैं नंबर, ठीक है, और नंबर नहीं लगा जी, रफ स्केच को पहले बनाया इस तरह से हमारे पास। अच्छा, अब देखिए जी, हमारे पास मैंने ये प्रोडक्ट टेबल का रफ स्केच बनाया। हमारे पास प्रोडक्ट टेबल में दो तरह के कॉलम्स हैं, एक ये है वर्टिकल कॉलम्स ऊपर से नीचे, ठीक है। इन वर्टिकल कॉलम्स को हम नाम देते हैं ग्रुप्स का, और एक हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये वाले, इनको हम नाम देते हैं पीरियड्स का। तो प्रोडक्ट टेबल में दो तरह के कॉलम्स हैं, वर्टिकल कॉलम्स जिन्हें हम नाम दे रहे हैं किसका, ग्रुप्स का, और हॉरिजॉन्टल रोज है जिन्हें हम नाम देते हैं किसका, पीरियड्स का। तो प्रोडक्ट टेबल में 7 पीरियड्स हैं मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। वो आपको कैसे पता चलेंगे, आपकी बुक में इधर शुरू में लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से प्रोडक्ट टेबल के शुरू में जो आपके पास लिखा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके 7 पीरियड्स हैं। और आपके पास टोटल जो है 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, ठीक है जी। तो आपके पास 18 क्या होंगे, ग्रुप्स होंगे। अब इन 18 ग्रुप्स को हमने दो तरह में क्लासिफाई किया है। एक है कि 1 से लेके 8A तक, और एक है 1B से लेके 8B तक। अब आप कहेंगे सर 8 और 8 16 होते हैं, आपका मैथ कमजोर है। नहीं, मैथ कमजोर ही बताता हूँ। अगर आप प्रोडक्ट टेबल के बिल्कुल सेंटर में देखेंगे ना, तो इधर लिखा होगा 8B, और इसके साथ जो 3 कॉलम है, यानी 8B जो ग्रुप है उसमें 3 कॉलम। तो हमारे पास प्रोडक्ट टेबल में कुल 18 ग्रुप्स हैं। 18 ग्रुप्स को हमने दो तरह में क्लासिफाई किए हुए हैं। एक को हम कहते हैं 1A से लेके 8A तक, एक 1B से लेके 8B तक। अब इनमें फर्क क्या है, ये जो 1 से लेके 8A तक है इन्हें हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और ये जो B सब ग्रुप वाले हैं इनको हम A सब ग्रुप कहते हैं, हम B सब ग्रुप कहते हैं। ये जो B सब ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं इन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है जी। तो ये दो तरह के हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ग्रुप्स जो हैं कुल 18 हैं, इनको हमने दो सब ग्रुप्स में डिवाइड किए हुए दैट इज 1 से लेके 8A और 1 से लेके 8B तक, A सब ग्रुप और B सब ग्रुप एलिमेंट्स। A वालों को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, B वालों को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारे पीरियड्स होंगे, और हम ग्रुप्स, पीरियड्स एंड ब्लॉक्स इन द प्रोडक्ट टेबल को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो दैट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें।